हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जब भी आप लोग पढ़ रहे हो तब के लिए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? एवरीवन इज डूइंग फाइन? एवरीवन इज एंजॉइंग द वेदर और नॉट? एंजॉइंग द लाइफ और नॉट? ओके, लेट्स मूव ऑन। हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन हमने एक छोटा सा इसका थोड़ा सा हमने देखा था कि क्या क्या होता है इसमें, कैसे होती है ये रिएक्शन। इसमें कोई भी सब्सटेंस का हम कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंस का पता कर सकते हैं। एक ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम के थ्रू हम पता करते हैं। और इसमें क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। ये हमारा टाइट्रेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। क्या ये सबको याद है ड्रग की क्या पता करने में? QSE, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, पोटेंसी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस या प्रोडक्ट। इससे हमें कि हमारी ड्रग का पता चलेगा वो क्वालिटी में कैसा है, सेफ है या नहीं, पोटेंट है या एफिकेसी देगा या नहीं, वो हम रेडॉक्स टाइट्रेशन से पता करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? पहला देखो, हम रिडॉक्स रिएक्शन में क्या करते हैं, ये एक ऐसा रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच का, इन दोनों के बीच का रिएक्शन होता है, ठीक है। इस टाइट्रेशन में जो टाइट्रेंट है हमारा, वो हम किस में ऐड करेंगे? एनालाइट में। टाइट्रेशन जो ऐड करेंगे वो एनालाइट में ऐड करेंगे जब तक कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। और इसमें क्या होता है, ऑफन कुछ ऐसा होता है कि मतलब चांसेस होते हैं हम जब इंडिकेटर डालते हैं उसमें कलर चेंज होता है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। इंडिकेटर्स जो है फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं कि जिससे हमें एंड पॉइंट पहुंच पाए, हम टाइट्रेशन के एंड पॉइंट तक पहुंच पाएँ। और जो हमारा टाइट्रेंट का अमाउंट है वो हम कैसे ऐड करेंगे, वो स्टोक्यूमेट्रिक इक्विवेलेंट होना चाहिए। किसके? एनालाइट के। हमारा जो टाइट्रेशन का अमाउंट है ना, टाइट्रेंट का अमाउंट, वो स्टोक्यूमेट्रिक इसके एनालाइट के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी हमारा एंड पॉइंट रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है ना, हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है या लो कॉन्सेंट्रेशन पे बोल दो, कोई भी चीज़ है, कोई सब्सटेंस हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूज़ करेंगे जिसमें कि पोटेंशियोमेट्री आता है हमारा, वो ईजिली डिटेक्ट कर पाता है कि एंड पॉइंट कैसे होगा, ठीक है। हमने एक देखा था जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना कभी कभी, तो उसमें नहीं आ पाता, एक pH नहीं मिल पाता हम लोगों को, एंड पॉइंट श्योर नहीं होता, तो वहाँ क्या करते हैं हम पोटेंशियोमेट्री यूज़ करते हैं जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस देख सकते हैं किसके बीच में, इलेक्ट्रोड्स के बीच में, हम उससे मेजर कर लेते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल मैथड भी यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। हमारा जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है वो हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। हम जब भी कभी अपना API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को पता करते हैं, उसका डिटर्मिनेशन करते हैं, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन यूज़ करती है। एक तो क्वांटिफाई करता है ये हमारे API को, इंश्योर करता है, ये मेक श्योर करता है कि करेक्ट डोजेज जाए किसी भी पेशेंट को, या किसी भी पर्सन के पेशेंट के अंदर जो डोजेज रिसीव होनी है वो एक एक्यूरेसी में जाए, करेक्ट डोजेज फॉर्म में जाए, ठीक है। या फिर ड्रग की एफिकेसी जो है वो प्रॉपर तरीके से उस पर काम कर पाए, जो भी उसको ले रहा है वो उसको इफेक्टिव रिजल्ट देगा या नहीं, वो हम उसको डिटर्मिनेशन करते हैं API का। रीजंस ये हैं कि हम क्यों यूज़ करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन, जैसे डोजेज हो गया, ड्रग एफिकेसी हो गया। फिर आता है इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग। इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग में क्या होता है कि हमारा टाइट्रेशन हेल्प करता है कि हम फाइंड आउट कर पाए कि इम्प्योरिटी है या नहीं। वो क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइजेबल या रिड्यूसिबल से क्या करेगा, हमारी ड्रग की प्योरिटी और सेफ्टी मेंटेन करेगा, ठीक है। इसलिए इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग में हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन यूज़ किया जाता है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग में क्या होता है, हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन ये देखता है जो हमारी ड्रग की स्टेबिलिटी क्या है। अगर जैसे सोचो हमारा ड्रग का स्टेबिलिटी टाइम पीरियड 2 years का है, या फिर स्टोरेज कंडीशंस हैं, इस स्टोरेज कंडीशन में रखा जाएगा कूल और डार्क प्लेस में, तो वो चेक करता है, जिससे कि हमारा धीरे धीरे मॉनिटर करेगा कि हमारा कोई ड्रग डिग्रेड तो नहीं हो रहा, किसी डिग्रेडेशन प्रोसेस के थ्रू तो नहीं जा रहा। उसमें क्या होता है, हम रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ओवर टाइम हम रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं।
स्टेबिलिटी टेस्टिंग में। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारी जब ड्रग डेवलप होती है ना, तब हम रेडॉक्स टाइट्रेशन ज़रूर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि जो हमारी फॉर्मुलेशन है वो ऑप्टिमाइज हो सके। और इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, रेडॉक्स एक्टिव कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे टाइट्रेशन के टाइम पर। ठीक है, हमारा इसका एडवांटेज क्या है, रेडॉक्स टाइट्रेशन का एडवांटेज क्या है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। सबसे पहली बात, हमारा जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन देगा, एक एक्यूरेट मेजरमेंट होगी, एक प्रिसाइज मेजरमेंट होगी, जिससे हमारा क्या मेंटेन होगा, क्यूसी मेंटेन होगा, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन कर पाएगा हम। बहुत ज़रूरी है कि क्यूसी मेंटेन हो, वरना तो क्या होगा, हमारी ड्रग पास नहीं करेगी, वो वहीं पे फेल हो जाएगी। और क्यों ज़रूरी है एक्यूरेसी प्रिसीजन, रेगुलेटरी कंप्लायंस के अकॉर्डिंग हमारा एक सेटअप होता है, एक बार सेट होता है, उसके अगेंस्ट हमें चेक करना होता है कि एक्यूरेसी आ रही है या नहीं, या प्रिसाइज है हमारा रिजल्ट या नहीं। ठीक है, जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। फिर है हमारी वर्सेटिलिटी, वर्सेटाइल होना चाहिए हमारा। क्यों, क्योंकि जब भी हम कोई भी सब्सटेंस देखते हैं वो हमारा बहुत सारे ब्रॉड रेंज में यूज़ होगा। ठीक है, वो से सारे जितने एनालाइजिंग हैं टेक्निक्स हैं उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो रेडॉक्स टाइट्रेशन के थ्रू सब्सटेंस पास ऑन हुआ है या जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है वो प्रॉपर है या नहीं। इसलिए हम वर्सेटाइलिटी भी चेक करते हैं। अगर हमारा जैसे वर्सेटाइल नहीं होगा या उसकी वर्सेटिलिटी नहीं होगी तो भी ये रेडॉक्स रिएक्शन में, मतलब हमारा रेडॉक्स रिएक्शन उसके सब्सटेंस की वर्सेटाइल को या वर्सेटिलिटी को चेक करता है। ठीक है, वहाँ पे उसका एडवांटेज है हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। सेंसिटिविटी से पता क्या होता है, अगर जैसे हमारे मिनट में भी, अगर पर मिनट भी कोई चेंज आता है रेडॉक्स स्टेट में, तो भी वो मेजर करता है, मतलब उसको डिटेक्ट कर लेता है ये टाइट्रेशन कि अच्छा इस मिनट पे लाइक दिस टाइम इट गेट चेंज। तो ये हमारा सेंसिटिव भी है, हाईली सेंसिटिव है और रिलायबल भी है। रेडॉक्स टाइट्रेशन, हमारा जो रेडॉक्स टाइट्रेशन का मेथड है ना, वो रिलायबल है, हाईली सेंसिटिव है, क्योंकि हर मिनट पे वो बता देता है कि यहाँ चेंज हुआ है टाइट्रेशन में या यहाँ रेडॉक्स स्टेट में चेंज हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा जो केमिकल है ना, वो या तो एक इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देता है तो क्या होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है। इसमें चलो एक बार फिर से बता देती हूँ, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो भी हमारा, जैसे ये केमिकल है, केमिकल क्या करेगा, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, खो देता है। तो क्या होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में ना चेंज आता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर सिंपल टर्म में बोलें, जो हमारा केमिकल है उसको क्या होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, उस पर पॉजिटिव। जब हमारा इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो क्या होगा, वहाँ पे गेन होगा हमारे प्रोटॉन का, या ये बोलो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये हमारा इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है सब्सटेंस से, और हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ये एक की फैक्टर है जो हमें बताता है कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आपको याद करना है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं हम, और इसमें ये होता है किसका, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है वहाँ से। ये हमारा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन का। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए, हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है, ये Mg है, उसमें हमारा ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, O2। तो जब ये फॉर्म करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, MgO। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होगा, हमारा जो मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। यहाँ से क्या होगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, खो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खो जाएगा। फिर क्या होगा, ये जो क्या बन जाएगा, हमारा मैग्नीशियम बन जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन, जब इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन लूज किया, हमने क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऐड होगा, ये ऑक्सीडाइज स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होके 0 से 2 पे पहुंच जाएगा। जो मैग्नीशियम मेटल है ना हमारा Mg, वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये ऑक्सीडाइज स्टेट में जाएगा। जब यहाँ ऑक्सीजन इसको मिलेगा तो ये किस स्टेट में फॉर्म हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी इसकी Mg2+। ठीक है, किसी को डाउट हो तो आप बता सकते हो, तो हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वहाँ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बढ़ जाती है। इसमें हमारा देखा जाए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल में Mg हुआ ना, तो यहाँ 2+ हो गया, Mg2+, तो इस पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये हमारे इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है हमारे कंपाउंड से, या कोई भी हमारा केमिकल स्पीशीज मान लो, उसके सिंपल टर्म में ये बोलेंगे, ठीक है। अब आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारे कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट होने के लिए, किसके, रेडॉक्स रिएक्शन के टाइम पे। तब क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है हमारी अनदर स्पीशीज में या दूसरे केमिकल में हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है, हमारा कोई भी केमिकल है अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या करता है, जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज भी करेगा, जो जिसने गेन किया है, जैसे एक ने छोड़ा एक ने ले लिया, तो वहाँ लूज कर देता है एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा पा लेता है, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो रिएक्शन होती है हमारी ऑक्सीडेशन। इसी का रिजल्ट है कि जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इटसेल्फ वो अपने आप ना इस प्रोसेस में रिड्यूस हो जाता है। हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है इस प्रोसेस में। और क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हमारा, उसकी ना हाई एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जो होगी वो हाई एफिनिटी होता है, और हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सब्सटेंस एबल है ऑक्सीडाइज करने के या नहीं। तो हमारा ऐसे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ सकते हो या इसको याद रख सकते हो। एक ना हम बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल याद करेंगे, रिएक्शन देखो जो वाटर का फॉर्मेशन होता है जब हमारा हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल हमारे ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। देखो यहाँ 2H2 है हमारा हाइड्रोजन, यहाँ हमारा है ऑक्सीजन O2, और तो क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। रिएक्शन के टाइम पे ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वहाँ क्या होगा, हमारे ऑक्सीजन का ना रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और रिडक्शन होगा किसका, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीडेशन होगा किसका, हमारे हाइड्रोजन का। तो क्या फॉर्म करेगा, 2H2 फॉर्म करेगा यहाँ पे, ये 2H2, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं हम आपको। जैसे हमारा सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वाटर का, ये हमारा H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, वहीं पे हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। जब क्या होगा, इसमें हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये यहाँ से हाइड्रोजन से ना इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा ऑक्सीजन, और ये रिड्यूस हो जाएगा, मतलब खुद लेगा भी और उसके बाद रिड्यूस भी हो जाएगा, खुद ही अपने आप को, मतलब एक रिडक्शन फेज में चला जाएगा। और क्या करेगा, हमारा जो हाइड्रोजन है ना वो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2H2O। ये सब लोग याद रखेंगे, कॉमन एग्जाम्पल किसका है, हमारे ऑक्सीडेशन का। अब आते हैं हम रिडक्शन के कॉन्सेप्ट पे, कि रिडक्शन का कॉन्सेप्ट होता क्या है। वहाँ तो क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारे स्पीशीज, जो केमिकल स्पीशीज है वो क्या करेंगे, गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो वो क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज ले आता है, एक डिक्रीमेंट ले आता है हमारे ऑक्सीडेशन, और वहाँ क्या होता है, वहाँ इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। रिडक्शन में याद रखेंगे, हम लूज इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और हम ऑक्सीडाइजेशन में क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो ऐसे ना बहुत इजी हो जाएगा। रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे जब लूज होगा तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होगी, और यहाँ पे गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रिड्यूस होगी या डिक्रीज होगी। दूसरे वर्ड में हम बोलेंगे, इसमें जो स्पीशीज़ है वो लेस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, हमारा केमिकल जो है वो लेस पॉजिटिव चार्ज होगा और मोर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, आप ऐसे समझ लो, नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और लेस पॉजिटिव चार्ज रहता है। रिडक्शन में क्या होता है, हमारे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है सब्सटेंस में, किसका एडिशन होता है, हाइड्रोजन का, और वहीं पे किसका रिमूवल होता है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन का। ऑक्सीडेशन में उल्टा होता है, ठीक है। और फंडामेंटली अगर हम देखें इसको कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेगा, वो रिडक्शन करेगा, डिफाइन करेगा रिडक्शन को। एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे ये हमारा है मैग्नीशियम मेटल है कोई, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल और ऑक्सीजन गैस हो गया, दोनों के बीच में रिएक्शन फॉर्म हुआ,
जैसे मैं इसकी वो दिखाते हैं क्या रिएक्शन करके। ये है ना हमारी जो हमारा मैग्नीशियम मेटल है ना, वो ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा। इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा, हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा और क्या करेगा, ऑक्साइड आयन फॉर्म करेगा एक तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ का जो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गेन कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा इस प्रोसेस में। जो हमारी ऑक्सीजन स्टेट थी वो डिक्रीज हो जाएगी, कहाँ से, 0 से -2 पर। ठीक है, आप देख रहे हो ना, ये 0 से नीचे की साइड चला जाता है और वो 0 से ऊपर की साइड वो पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं या वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के टाइम पे। डोनेट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स रिएक्शन में, जिससे कि जो हमारा रिडक्शन हो सके, केमिकल रिएक्शन में या केमिकल स्पीशीज में हमारा रिडक्शन हो सके दूसरे के। ठीक है, इसमें क्या करता है, ये दे देता है इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पीशीज को। कैसे कि जैसे हमारा कोई भी स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। एक का काम होता है देना और एक का काम होता है लेना। ठीक है, इसमें क्या करेगा, हमारा अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, जिससे क्या होता है, एक ये सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है कि दूसरा जो है वो गेन कर सके। अगर कोई डोनेट नहीं करेगा या गिव अवे नहीं करेगा तो कोई रिसीव भी नहीं कर पाएगा। तो जब ये गिव अवे करेगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू और वहाँ टेक अवे होगा या इनेबल होगा किसी का इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, वहाँ पे रिडक्शन होगा। इस रिजल्ट में क्या होता है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। प्रोसेस के टाइम पे हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीडाइज के बाद क्या करता है, ये टिपिकली इसकी लो एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जो है वो लो हो जाती है या कम हो जाती है, तो ये क्या करता है, जिस सब्सटेंस की एबिलिटी कम होती है ना उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, इजीली आइडेंटिफाई करता है हमारा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब आप एक और सेम एग्जाम्पल देखो, हमारा जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में रिएक्शन होता है और वो वाटर फॉर्मेशन करते हैं तो कैसे होता है। ये हमारा H2 हो गया, यहाँ O2 हो गया, 2H2 फॉर्म हुआ। इसमें हमारा जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को, और जब ऑक्सीजन को रिएक्शन के टाइम पे डोनेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो वो क्या करेगा, हमारे हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देख रहे थे ऑक्सीडेशन में, वहाँ हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, यहाँ हमारा हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। उसमें हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के टाइम पे। ठीक है, हमारे उसमें ना कुछ बहुत सारे टाइप्स की रेडॉक्स टाइट्रेशन भी होती हैं। पहला जो टाइप है हमारा सेरीमेट्री। सेरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या है, इसमें हम ना सीरियम सॉल्ट यूज़ करते हैं, सीरियम 4 सॉल्ट यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि सीरियम सल्फेट, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग टाइट्रेंट हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑक्सीडाइजेशन टाइट्रेंट क्या है, हमारा सीरियम सल्फेट 4। ठीक है, ये याद रखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा, ऑक्सीडाइजिंग टाइट्रेंट है हमारा सीरियम सल्फेट। इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो सीरियम का आयन है, इसका आयन जो है वो रिड्यूस हो जाता है 4 से 3 पर, यहाँ रिडक्शन हुआ। इसमें क्या होता है, जब हमारा रिड्यूसिंग एजेंट अपने एनालाइट से रिएक्ट करता है, ये हमारा टाइट्रेंट है, ये किससे रिएक्ट करेगा, एनालाइट से। ठीक है, एनालाइट से रिएक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, अपना आयन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें 4 से 3 हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन कहाँ है, हम सेरीमेट्री कब यूज़ करते हैं, जैसे हमें कभी भी कोई शुगर फाइंड आउट करना है, कि हमें डिटरमाइन करना है कि रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं, तो फिनॉल्स के टाइम पे कुछ बहुत ऐसे वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वहाँ इसका एप्लीकेशन यूज़ देख सकते हो कि कहाँ कहाँ हमारी सेरीमेट्री यूज़ करते हैं। याद कर लेना कि हम डिटरमाइन करते हैं क्या, रिड्यूसिंग शुगर, फिनॉल्स और बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल के लिए आप देखो यहाँ पे हमारे ना ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड जब सीरियम सल्फेट में ऑक्सीडेशन होता है तो क्या क्या फॉर्मेशन होती हैं,
हमारा ये सीरियम सल्फेट है, सीरियम 4 सल्फेट, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑक्सैलिक एसिड है, दोनों रिएक्ट करेंगे। यहाँ हमारा सीरियम सल्फेट ना कम हो जाएगा, मतलब अपना आयन लूज कर देगा, तो ये सीरियम आयन एक लूज हो जाएगा। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमारा क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। आप ऐसे सेरेमेट्री का ये एग्जाम्पल याद कर सकते हो। किसका, ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, किसके थ्रू, सीरियम सल्फेट, सीरियम 4 सल्फेट, ठीक है। इसमें आयन लूज करता है ये। फिर आता है हमारा आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री का प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, आयोडोमेट्री में हमारा ना डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा वो आयोडीन ही होता है, रिड्यूसिंग सॉरी आयोडाइजेशन। आयोडोमेट्री में क्या होता है हमारा डायरेक्ट टाइट्रेशन होगा, किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का डायरेक्ट टाइट्रेशन कर देंगे हम। और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारा होता है वो आयोडीन होता है। आयोडीन क्या करता है, खुद ही रिड्यूस हो जाता है, किसमें, आयोडाइड में। आयोडीन जो है वो रिड्यूस होके क्या फॉर्म करेगा, आयोडाइड आयन फॉर्म करेगा। और जैसे कि हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसके थ्रू क्या होगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट ना खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आयोडोमेट्री में ना हम क्वांटिफाई करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को क्वांटिफाई करते हैं। कैसे, जैसे सल्फाइड हो गया या थायोसल्फेट हो गया, आर्सेनाइड्स हो गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे हमारा विटामिन सी हो गया। आप इसके ना एग्जाम्पल से समझो कि जो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है उसमें हमारा सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे क्या लिया है, थायोसल्फेट लिया है। थायोसल्फेट हमारे आयोडीन से रिएक्ट करेगा। आयोडीन से रिएक्ट करने के बाद ये यहाँ क्या करेगा, आयोडीन हमारा रिड्यूस हो जाएगा, किस में फॉर्म करेगा, आयोडाइड आयन फॉर्म करेगा। और यहीं पे हमारा क्या बनेगा, टेट्राथायोनेट बन जाएगा, ठीक है। ये है हमारा टेट्राथायोनेट और ये है हमारा आयोडाइड आयन, ठीक है। जो हमने ऊपर पढ़ा था वो हमारी आयोडोमेट्री था और ये आयोडोमेट्री है। इसमें क्या होता है, ये वो डायरेक्ट रेडॉक्स टाइट्रेशन था, डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड था। ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें क्या है, हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना वो किससे रिएक्ट करता है, एक्सेस ऑफ आयोडीन से। आयोडीन से रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करेगा, वही हमारा आयोडाइड जो है, आयोडाइड आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये हमारा आयोडाइड आयन प्रोड्यूस करेगा। इसमें क्या होता है, जो हमारा आयोडीन टाइट्रेशन के टाइम पे अनरिएक्टेड फॉर्म में रह जाता है, जिसका रिएक्शन नहीं होता, किससे, सोडियम थायोसल्फेट से, तो वहाँ आयोडोमेट्री काम करता है। जहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ या इनडायरेक्ट रेडॉक्स टाइट्रेशन है, जहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, जो भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो किससे रिएक्ट करेगा, आयोडीन से। इसका एप्लीकेशन हम जैसे डिटर्मिनेशन करते हैं किसका, मेटल आयंस में। मेटल आयन जैसे हमारा कॉपर हो गया, एंटीमोनी हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनिक और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस हैं, हम उसमें भी परफॉर्म करते हैं या उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इसको। एग्जाम्पल ले लो आप केमिकल रिएक्शन के थ्रू। इसमें क्या होता है, जो हमारी आयोडोमेट्रिक डिटर्मिनेशन करते हैं ना कॉपर या कॉपर सल्फेट का, वो कैसे करते हैं, हमारा कॉपर सल्फेट ना पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगा। पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉपर आयोडाइड एंड आयोडीन, ठीक है। यहाँ देखो आप, जैसे हमारा ये कॉपर है, वो हमारा या तो कॉपर सल्फेट हो सकता है। कॉपर सल्फेट हमारा रिएक्ट करेगा किससे, पोटेशियम आयोडाइड से। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा, एक तो कॉपर 1। यहाँ पे क्या हुआ, आप यहाँ पे ना रिड्यूसिंग एजेंट को देखोगे, वो आयोडीन को रिड्यूस करके आयोडाइड आयन फॉर्म करेगा, ठीक है। आप ये देखो, जैसे हमारा ये कॉपर है, ये हमारा आयोडाइड है, ये मिक्स को यहाँ पे रिएक्ट करा, रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा कॉपर आयोडाइड बना। कॉपर आयोडाइड के साथ हमारा आयोडीन भी है। फिर क्या होगा, हमारा सोडियम थायोसल्फेट है, ये जो थायोसल्फेट है वो हमारे आयोडीन के साथ रिएक्ट होगा। ये हम मेटल्स का और साथ साथ दोनों एक साथ चला रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगी, ये हमारी सेकेंड रिएक्शन होगी। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारी ये रिएक्शन बैठेगी। वहाँ पे ये वो बना थायोसल्फेट और आयोडाइड। जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे, कॉपर को और थायोसल्फेट को, तो ये कॉपर और थायोसल्फेट अलग, मतलब लाइक रिएक्शन के बाद सेपरेट ही रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम देख रहे हैं आयोडोमेट्री में जो बचा कुचा आयोडीन है, जो रिमेनिंग आयोडीन है या जो अनरिएक्टेड आयोडीन है, उसको टाइट्रेट करा रहे हैं हम किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। और जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन वैसे के वैसे ही रहेगी, लेकिन उसका आयोडीन का किस में फॉर्मेशन हो जाता है, आयोडाइड आयंस में फॉर्मेशन हो जाता है। तो मेन जो है हमारा आयोडीन का देखना है आयोडाइड आयन में फॉर्मेशन को, ठीक है। ये हमारा आयोडोमेट्री में आता है, अनरिएक्टेड आयोडीन का टाइट्रेशन। फिर आता है ब्रोमैटोमेट्री। ब्रोमैटोमेट्री में क्या होता है हमारा, ये जो आप देख रहे हो ना प्रिंसिपल, एप्लीकेशन और एग्जाम्पल, ये ना 2 बार हो गया है।
थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो ये डबल बार आ गया है हमारे नोट्स में, तो आपको सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, ठीक है, ये नीचे का मत पढ़ना, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए बता दिया है। प्रिंसिपल क्या है हमारा, ब्रोमेटोमेट्री में क्या होता है, सेम होता है, आइडोमेट्री और हमारा आइडोमेट्री एंड ब्रोमेटोमेट्री सिमिलर होता है, लेकिन हम इसमें ऑक्सीडाइजिंग टाइट्रेंट क्या यूज़ करते हैं, ब्रोमीन यूज़ करते हैं। वहाँ पे आयोडीन यूज़ कर रहे थे, यहाँ हम ब्रोमीन यूज़ करेंगे ऑक्सीडाइजिंग टाइट्रेंट। ऑक्सीडाइजिंग टाइट्रेंट जब ये रिड्यूस होगा, जब ये ब्रोमीन रिएक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट से, तो क्या बनाएगा, ब्रोमाइड आयन फॉर्म करेगा। जैसे वहाँ आयोडीन ऑक्सीडाइज होके वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मिलके आयोडाइड आयन बना रहा था, यहीं हमारा ब्रोमीन रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करने के बाद ब्रोमाइड आयन फॉर्म करेगा, ठीक है। इसका एप्लीकेशन आप देखोगे, हम बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स को डिटर्मिनेशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड है उसमें, एक हमारा हाइड्रोक्विनोन है, फिनॉल्स है, और बहुत सारी एनालिसिस हैं फार्मास्यूटिकल में या फूड प्रोडक्ट्स में जहां इसका ब्रोमेटोमेट्री का यूज़ होता है, एप्लीकेशन है। एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि कोई हमारा ब्रोमेटोमेट्रिक टाइट्रेशन है, उसमें हमारा एस्कॉर्बिक एसिड जैसे हमारा विटामिन सी हो गया, ठीक है, विटामिन सी को हम किससे रिएक्ट कराएंगे, ब्रोमीन से रिएक्ट कराएंगे। ब्रोमीन से रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, आप एस्कॉर्बिक एसिड का C6H8O6 जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला रखिए, मैंने यहाँ पे विटामिन सी लिख दिया है, C6H8O6, ठीक है, 686 C6H8O6, ये क्या करेगा, हमारे ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा। ब्रोमीन से रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, ये जब हमारा ब्रोमीन एस्कॉर्बिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमारा डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड बनेगा। मतलब इसमें क्या होगा, एक तरीके से हम यहाँ पे हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ब्रोमाइड आयन फॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ C6, यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले गए, देख रहे हो, यहाँ पे H8 था, 6 हो गया है, O6 हम क्या था, C6H8O6 था, यहाँ पे क्या हो गया, C6H6O6, सब 666, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल हैट्रिक हो गई है यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या फॉर्म होगा, यहाँ HBr, यहाँ हमारा ब्रोमाइड आयन फॉर्म होगा एक तरीके से। HBr हाइड्रोजन जो यहाँ से वो आया है ना हमारा, वो ब्रोमाइड आयन के साथ हो जाएगा। तो ये है हमारी केमिकल रिएक्शन। हमारा जो ये विटामिन सी है, विटामिन सी याद रखो, C6H8O6, कोई भी पूछे क्या है, 686 का कॉम्बिनेशन आप याद रखो, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का जो एक साथ एटम्स हैं कंबाइन करके विटामिन सी बना रहे हैं। वहाँ पे हमारा ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमीन से रिएक्ट करने के बाद हमारा क्या बन रहा है, डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, यहाँ हाइड्रोजन आयन लूज कर रहा है ये अपना और ब्रोमाइड आयन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। डाइक्रोमेट्री से याद रखो, ये डाइक्रोम है, ठीक है। हमने कहाँ पढ़ा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट हम यूज़ करेंगे ऑक्सीडाइजिंग टाइट्रेंट की तरह, K2Cr2O7 या N2Cr2O7। कोई अगर ये केमिकल नेम नहीं भूलेगा, बहुत इजी है, हमारे पोटेशियम का K हो गया और K2 हो गया, हमारे डाइक्रोमेट का Cr2O7 होगा, ठीक है, ये Cr मान लो, ठीक है। K2Cr2O7 वहीं सोडियम आ जाएगा, तो यहाँ Na2 लग जाता है। सोडियम का जो फॉर्मूला है हमारा वो Na2 है केमिकल नेम, ठीक है। डाइक्रोमेट्री से याद रखो, हमारा डाइक्रोमेट हम यूज़ करेंगे पोटेशियम और सोडियम, वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग टाइट्रेंट होगा। इसमें अब सोचो, हमारा डाइक्रोमेट आयन है, जब वो रिड्यूस होगा तो क्या फॉर्म करेगा, क्रोमियम आयन फॉर्म करेगा, Cr3+ फॉर्म करेगा। ये Cr2O7 है ना, यहाँ Cr3+ हो जाएगा, ठीक है। क्रोमियम आयन फॉर्म करेगा रिड्यूस होने के बाद, जब वो रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा ना, हमारा ये ऑक्सीडाइजिंग टाइट्रेंट है, जब रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा ये डाइक्रोमेट जो है हमारा फॉर्म करेगा क्रोमियम आयन, क्रोमियम 3 आयंस, इससे याद रखना Cr3+, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको, हम फेरस आयन को डिटरमाइन करने में भी यूज़ कर सकते हैं। हम फेरस आयन के पता करने में ऑक्सैलिक एसिड के या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको, कि हमें पता चल जाए, हम डिटरमाइन कर सकें। वहीं पे ये थोड़ा हमारे इन्वायरमेंटल सैंपल एनालिसिस में भी लगता है, जैसे वेस्ट वाटर हो गया या इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल हो गया, उस सैंपल में भी हम अप्लाई कर देते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि रिड्यूसिंग एजेंट्स डिटरमाइन कर पाएँ कि डाइक्रोमेट्री यूज़ कर सकते हैं उस प्रोसेस में। एग्जाम्पल ले लो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल। अरे इस रिएक्शन को देखकर देखो, घबराओ मत,
चिंता मत करो, इजी होती है। ये थोड़ा सा टिपिकल लगती है, आप इसको लिखोगे ना, नोट डाउन करोगे अपनी नोटबुक में तो ये इजी लगेगा। देखो क्या होता है, जो हमारा डाइक्रोमैटिक टाइट्रेशन होता है ना, उसमें फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, यहाँ हमने क्रोमेट रखा है, ठीक है, डाइक्रोमेट। यहाँ आप सोडियम लगा लो या पोटेशियम लगा लो, हमारा क्रोमेट रिएक्ट जब करेगा फेरस आयन से, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा हमारी फेरिक आयन। और उसमें क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ हमने क्या बात की थी, क्रोमियम आयन। क्रोमेट जो है वो क्रोमियम आयन करेगा, ठीक है, Cr3। ये आप जब रिएक्शन करोगे ना तो ये चेक कर लेना कि कितने सैम्पल लाइक आपके उसमें है आयंस की, 2 है 3 है, कितना लगना है उसके आगे, वो याद रखना। बट क्या हमें क्या याद रखना है, जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, उसका हमें ये देखना है कि क्या रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है। क्रोमेट से Cr2O72 में क्या है, ये हमारा क्रोमेट से क्रोमियम आयन Cr3+, इसको लिख लो। जैसे ये हमारा Cr2O7 है, इसको हम ये तो हम मेंटेन कर रहे हैं, हमारी रिएक्शन प्रॉपर चल पाए इसलिए हम ना लिखते हैं 6, यहाँ पे 7O2O72, ठीक है। तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे, यहाँ 14 हाइड्रोजन के आयंस लगा दिए। ये हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, ये तो सबको पता होगा ना आप लोगों को। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस फॉर्म में रहे, तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो वो हमारा प्रॉपरली हो पाए। जैसे क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, यहाँ क्रोमियम आयन फॉर्म हुआ है, यहाँ फेरिक आयन फॉर्म हुआ है, और क्या हमारा एसिडिक मीडियम है, ये पूरा ना एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। और क्या फॉर्म हो रहा है हमारा लास्ट में, वाटर। क्रोमेट फेरस अमोनियम सल्फेट या फेरस हो गया हमारा, जब हमारा डाइक्रोमेट फेरस रिएक्ट करेगा वहाँ पे हाइड्रोजन, ये सब मेंटेनेंस का है केमिकल रिएक्शन को। तो क्या फॉर्म होगा हमारा, क्रोमियम, फेरिक आयन और वाटर, ये तीनों चीज़ होगी। और ये कौन सा मीडियम होगा हमारा, एसिडिक मीडियम होगा। अगर कोई इसको भूला, इस रिएक्शन को बहुत मेहनत करके इसको याद कर लेना। इसको जब आप नोटबुक में नोट डाउन करोगे, मैंने बताया ना इजी पड़ेगा ये आपको, जब केमिकल रिएक्शन ये 7-2 यहाँ क्यों लगा हुआ है, यहाँ 14 क्यों है, यहाँ ऐसा क्यों है, ये ना काउंट है कि इतना ऑक्सीजन है यहाँ पे, उसको मेंटेन करना है, यहाँ पे भी उतना ही ऑक्सीजन, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। फिर आते हैं टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट। पोटेशियम आयोडेट में टाइट्रेशन कैसे होती है वो देखते हैं। इसका प्रिंसिपल ये होता है हमारा, पोटेशियम आयोडेट में ये होता है कि जो हमारा आयोडेट आयन है ना, वो रिड्यूस हो जाता है किस में, आयोडाइड आयन में, ठीक है। उसमें एनालाइट जो होगा, हमारा एनालाइट है सॉल्यूशन है, वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, साथ ही साथ हमारा आयोडेट आयन रिड्यूस होकर आयोडाइड आयन बनाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा, हमारा जो आयोडेट है ना, आयोडेट रिएक्ट करेगा आयोडाइड से, तो क्या फॉर्म करेगा, आयोडीन फॉर्म करेगा। देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स आयोडेट आयोडाइड फॉर्म करेगा, सॉरी एक बार आप दोबारा से देख लो। साथ ही साथ क्या होता है, आयोडेट हमारा आयोडाइड से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद क्या कुछ तो बनाएगा ना। जब रिएक्ट करोगे किसी भी चीज़ का, उसका एक रिएक्शन फॉर्म होगा, कुछ तो प्रोड्यूस होगा। तुम्हारे मैं थप्पड़ मार दूं है तो कोई रिएक्शन तो आएगा, गुस्सा हो जाओगे या तुम मुझे ही पीट दोगे उल्टा, होता है ना कि अच्छा तू मुझे मारेगा तो मैं भी तुझे पीट दूंगा, एक होता है। तो ऐसे ही हमारा आयोडाइड, जब आयोडेट आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो आयोडीन ना फॉर्म करेगा। उस रिएक्शन में क्या होगा, वो हमारा एनालाइट भी रिएक्ट कर जाता है। हमारा कभी कभी क्या होता है, वो हमारा एनालाइट से भी रिएक्ट कर जाता है। इसका एप्लीकेशन यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जैसे हमारे कोई भी रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, आर्सेनिक हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड आयंस, एंटीऑक्सीडेंट जो फूड में यूज़ होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में कुछ भी यूज़ होगा, तो उसके डिटर्मिनेशन के टाइम पे ये पोटेशियम आयोडेट टाइट्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका केमिकल रिएक्शन भी बहुत सिंपल है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये ना केमिकल रिएक्शन देख के डरा मत किया करो, बहुत इजी होती है ये रिएक्शन। अभी कुछ लोग अपने माइंड में सोच रहे होंगे, हाँ आपको आती है तो इसलिए कह रही हो कि इजी होता है, हमसे पूछो। ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे भी नहीं आती थी एक टाइम पहले ना, मुझे भी समझ नहीं आती थी, मैं भी ना सर पकड़ के बैठ जाती थी, क्या लिख दिया, क्या समझा रहे हैं। तो
होता है, कभी कभी होता है, जब आप इसको ना अपनी नोटबुक पे क्लियर फॉर्म में लिखोगे, फिर उसको एक बार ना देखोगे कि अच्छा ये ऐसे ऐसे फॉर्म हो रहा है, यहाँ आयोडाइड है, आयोडेट से आयोडाइड आयन फॉर्म हो रहा है, आयोडाइड से फिर हमारा आयोडीन फॉर्म हो रहा है, यहाँ वाटर तो जो हमारा एक्स्ट्रा है वो रिलीज होगा ही होगा, हाइड्रोजन आयन जो उसने लिए हैं वो भी रिएक्ट करके निकलेंगे, या सल्फेट और जैसे सल्फाइट आयन्स हैं वो सल्फेट फॉर्म करेंगे या आयोडाइड फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से ना जब पढ़ोगे इसको तो ईजी लगने लग जाता है। जैसे केमिकल रिएक्शन में क्या है, टाइट्रेशन करेंगे हम इसमें सल्फाइट आयंस का किससे, पोटेशियम आयोडेट से। पोटेशियम आयोडेट में क्या होता है, जो हमारा आयोडेट होता है ना, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्ट में ये आयोडेट हमारा रिएक्ट कर जाता है आयोडाइड आयन से, इससे रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट करने के बाद आयोडीन बनाएगा, ये दोनों आपस में लड़ेंगे और ये रिएक्शन बनाएंगे, या आपस में जो भी करेंगे रिएक्ट करेंगे, जो भी इनका रिएक्शन होगा उसका रिजल्ट जो होगा ये होगा आयोडेट, आयोडाइड, आयोडीन। ठीक है, तीनों फॉर्म याद कर लो वर्ब की तरह, आयोडेट, आयोडाइड, आयोडीन। ठीक है, वहीं क्या होता है साथ ही साथ जो हमारा सल्फाइट आयन होता है, जैसे सल्फेट है, ये हमारा सल्फेट और आयोडाइड के रिएक्शंस में भी क्या होता है, ये आयोडीन हो गया। आयोडीन जब हमारा सल्फाइड आयन से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, आयोडाइड और सल्फेट आयन ये फॉर्म करेगा, ये दोनों आपस में लड़ेंगे, आपस में कलेश करेंगे और ये दोनों को बनाएंगे। देखो ये जो एंड प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट साथ में निकलेगा वो तो याद रखना ही रखना है, ज़रूरी है हमारा। ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे हम, जैसे कि हमारा यहाँ आयोडेट है, पोटेशियम आयोडेट मान लो, हमने पोटेशियम नहीं यूज़ किया बट आयोडेट है हमारा, आयोडेट है, ये हमारा सल्फेट हो गया। ठीक है, सल्फाइट आयन हो गया, ये वाटर मेंटेन करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ क्या निकलेगा, सल्फाइट आयन निकलेगा, आयोडाइड आयन निकलेगा। सॉरी एक मिस्टेक हो गई, ये सल्फेट है, ये सल्फाइट है, सल्फाइट आयन आयोडेट है, वो दोनों रिएक्ट करेंगे। अच्छा मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ, सॉरी अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है, थोड़ा सा मेरे बोलने में आपको कन्फ्यूज हो रहे हो पढ़ाते टाइम पे, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ फिर से क्लियरली। ये हमारा आयोडेट है, आयोडेट हमारा सल्फाइट आयन से रिएक्ट कर रहा है, अब क्लियर है, आयोडेट है हमारा सल्फाइट आयन से रिएक्ट कर रहा है सल्फेट और आयोडाइड बनाने के लिए, सल्फेट और आयोडाइड बनाने के लिए। ठीक है, ये है हमारा पोटेशियम आयोडेट का टाइट्रेशन प्रोसेस। ओके, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए बिल्कुल आप इसको दोबारा से रीड आउट कर लेना या इसको सिंप्लीफाई करके समझना, बहुत इजीली आप याद कर पाओगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको इजीली परफॉर्म करोगे। जैसे अपने माइंड में सोचोगे ना, यहाँ आयोडेट है वो सल्फाइट आयन से रिएक्ट किया है, ठीक है, सल्फाइट आयन से रिएक्ट करने और सल्फेट बनाया इसने, सल्फेट के साथ आयोडाइड भी निकला। ठीक है, इस तरीके से। और ये आपको अपने याद रखने पड़ेंगे, यहाँ पे 2H+ आयन है और यहाँ हमारा जो रिलीज आउट होगा, जो यहाँ से O3 है, अब ये भी कहीं ना कहीं जाएगा ना, यहाँ इसका एक O तो कहाँ, ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा सल्फेट के पास, सल्फेट बन जाएगा, 2 बचे वो कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा हमारे हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, यहाँ H2O हो जाएगा। ठीक है, हर किसी को अपने आप को एडजस्ट करना है, जब उसको कोई घर से निकालेगा। अब यहाँ इनको दोनों का रिएक्शन हुआ, पता चला यहाँ पे दोस्त लड़ लिए, जो साथ के दोस्त थे उनको कौन संभालेगा, उनको फेंक दिया, उनको भी तो किसी कंपनी में जाना पड़ेगा ना, वो दूसरी कंपनी चले जाएंगे, उनको देखेंगे कि चलो यार ये लड़ रहे हैं, इनका कुछ सॉर्ट आउट हुआ तो देखेंगे, वरना हम अपना एक खुद का अलग से स्टार्ट कर लेंगे, या अलग से हम किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाएंगे, हम अपना अलग से ग्रुप फॉर्म कर लेंगे। तो ये यहाँ पे अलग से फॉर्म कर लेते हैं। ऐसे ही सारी रिएक्शंस हमने देखी हैं, ऐसे ही सारी रिएक्शन होंगी। हमारा ये था रेडॉक्स टाइट्रेशन। ओके।